हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना पर विचार करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी इसका नाम देखा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। मैंने अभी इससे पहले के वीडियो में आपको संगठन के बारे में बताया था, तो वैसे ही अपने यहाँ जो शब्द आ रहा है, स्ट्रक्चर कह दें या संरचना कह दें, तो इसमें भी हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, स प्लस रचना, अर्थात सुव्यवस्थित ढंग से लगाना, रचित करना, बनाना। हम ये इसका आशय निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे विभिन्न कार्यरत व्यक्ति हैं, जो हमारे साधन हैं, जो हमारे हम ये कहते हैं विभाग हैं, जो हमारा कार्यस्थल है, यंत्र है, उपकरण है, जितना भी हमारे का सामान है जो संस्था में, उनको व्यवस्थित तरीके से लगाना, बनाना, ये क्या कहलाता है? एक सामान्य बात रूप में हम कह सकते हैं, वो संगठन संरचना के अंतर्गत आता है। या ये कह दें कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था की क्रियाओं, संस्था के अधिकारों, दायित्वों, उनके केंद्र, उनका फ्लो कैसे होगा, कैसे वो अधिकार ऊपर जाएंगे, दायित्वों का कैसे निर्धारण होगा, कार्यरत जो विभिन्न व्यक्ति हैं इनका आपस में संबंध किस प्रकार से पद और अधिकारों के माध्यम से तय होगा, इस सब को निर्धारित करना संगठन संरचना के अंतर्गत आता है। इसके अर्थ को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि संगठन संरचना से हमारा आशय संपूर्ण संस्था में संबंधों और कार्यों की व्यवस्था से है, जिसके माध्यम से संस्था का कार्य संचालन या कार्य संचालन के लिए ढांचा तैयार किया जाता है। आइए स्टूडेंट, इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। फ्रेड लुथांस के अनुसार क्या बताया फ्रेड लुथांस ने? उन्होंने कहा संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली ढांचे को प्रकट करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथांस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अर्थात लुथांस ने यहाँ ये बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार हमारा शरीर में जो कंकाली ढांचा है, स्केलेटन है, वो हमें हमारे शरीर की रचना के बारे में बताता है, वैसे ही किसी भी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसकी रचना के बारे में हमें जानकारी देता है। या ये कह दें कि इसमें कार्य विभाजन, विभागों का निर्माण, आदेश किस प्रकार से आएंगे, आदेशों का किस प्रकार से क्रियान्वित होगी, आदेश श्रृंखला, या कह दें स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार कैसे होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होगा, या अपने कह दें इसमें फॉर्मल रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होंगे, या इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, इन सब की व्यवस्था करना, इसका ढांचा तैयार करना संगठन संरचना के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। आइए स्टूडेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना को कौन कौन से घटक कह दें, फैक्टर कह दें, प्रभावित करते हैं, तो उसमें संगठन के उद्देश्य आ जाते हैं कि संस्था का उद्देश्य क्या है, वो उसको प्रभावित करेगा। संस्था का आकार क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसको प्रभावित करेगा। इसी प्रकार अपने कह दें संस्था की जो संचालकीय क्रियाएं हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये उसको प्रभावित करेंगी। उसके जो मैनेजरियल फंक्शन है, जो प्रबंधकीय कार्य हैं, वो किस प्रकार के हैं, वो उसको प्रभावित करेंगे। आपके कर्मचारियों की योग्यता कैसी है, उनका स्किल कैसा है, ये उसको प्रभावित करेगा संगठन संरचना को। इसी प्रकार सोशल एंड ह्यूमन नीड्स कैसी है, ये प्रभावित करेंगी। आपके ग्रोथ रेट क्या है, उसका ऊपर ये सब संगठन पर डिपेंड करेगा, और आपके किस प्रकार की दर आपको निर्धारित करनी है। इसी प्रकार अपने ये कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में विभागीयकरण कैसे आप करना चाहते हैं, मैनेजरियल पॉलिसीज कैसी हैं आपकी, संस्था के प्रबंधकों की नीतियां कैसी हैं, उच्च प्रबंधकों की योग्यता और क्षमता, अपने कहते हैं टॉप मैनेजमेंट की एबिलिटी कैपेसिटी कैसी है, बाजार आपका कैसा है, नेचर ऑफ मार्केट कैसा है, कंपटीशन पोजीशन कैसी है। इसी प्रकार हम कह दें आपके बिजनेस में किस प्रकार के कस्टम्स हैं, कैसे ट्रेडिशन है, कैसे उसको बनाया जाता है संगठन संरचना को। इसी प्रकार कह दें हमारे पदों का निर्माण, या हम कह दें एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ कंट्रोल आप कैसे रखना चाहते हैं, कि कितना नियंत्रण का सिस्टम आप रखना चाहते हैं, कि कितना प्रभावी हो, एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण करे। ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करेंगी, उसकी संरचना को प्रभावित करेंगी। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ
या टाइप्स या कहते हैं हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रारूप पर चर्चा करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन। रेखा संगठन सबसे इजी इसका एक मॉडल है या हम कहते हैं फॉर्म है, जिसमें कि अधिकार हम कहते हैं ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा के रूप में चलते हैं। या ये कहते हैं रेखा संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष आदेश देते हैं और प्रत्येक अधिकारी यह जानता है कि किसको आदेश देना है और प्रत्येक अधीनस्थ को यह ज्ञात होता है कि उसे अपने किस अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी है। या ये कह दे इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, अधिकारी और अधीनस्थों में लंबवत संबंध होते हैं और सभी आदेश केवल एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं। इसमें अधिकारी या कर्मचारियों में निकटतम संबंध रहता है। सभी कार्यों का अंतिम दायित्व जो टॉप लेवल का अधिकारी होता है उसका होता है। इस प्रकार के संगठन में अपने ये कह दें ऑर्गेनाइजेशन में प्राय स्पेशलाइजेशन नहीं होता। ये भी दो प्रकार का, एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल और लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो शुद्ध रेखा संगठन है जिसमें केवल क्रियाओं को संख्या के आधार पर बांटा जाता है, और विभागीय रेखा संगठन जिसमें क्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार है इसके। स्टूडेंट सेकंड आता है, इसमें जो फॉर्म आता है वो होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे रेखा व स्टाफ संगठन या रेखा व विशेषज्ञ संगठन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही थी तो उसमें रेखा संगठन वास्तव में एक ट्रेडिशनल प्रारूप था, बहुत प्राचीन था। इसमें परिवर्तन करते हुए हमने क्या किया, रेखा और स्टाफ संगठन बनाया, जिसमें भी क्या होता है, जिसका अधिकारियों से परामर्श करने के लिए यहाँ विशेषज्ञों को नियुक्त कर दिया जाता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, रेखा संगठन के तो गुण हैं। एक्स्ट्रा क्या है इसमें कि इसमें जो अधिकारी हैं उनको सहयोग करने के लिए कोई विशिष्ट कर्मचारी या विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसको रेखा व विशेषज्ञ संगठन कहा गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें अधिकारियों को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना होगा, सलाह देने के लिए, उनकी बात को मानना या न मानना अधिकारियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विशेषज्ञों की सलाह के संबंध में जो वो अपनी सलाह देते हैं उन्हें वो अपने निर्णयों में प्रयोग ला सकते हैं। और इस प्रकार के संगठन में अपने कहते हैं विशिष्टीकरण के या स्पेशलाइजेशन के गुण विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण से दिखाई देने लगते हैं, अर्थात वो विद्यमान रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन प्रारूप। इसका जो निर्माण का श्रेय है वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर को जाता है। और उन्होंने क्या किया, हमने पहले रेखा संगठन देखा, उसमें विशेषज्ञ नहीं थे, विशेषज्ञों को नियुक्त करके हमने रेखा व स्टाफ संगठन या विशेषज्ञ संगठन बना दिया। लेकिन विशेषज्ञ परामर्शदाता की स्थिति में थे, अर्थात उनकी बात को मानना ना मानना प्रबंध के अधिकारियों पर निर्भर करता था। लेकिन टेलर ने क्या किया, उन्होंने क्रियात्मक संगठन में ऐसा बनाया जिसमें रेखा संगठन की भांति हम दें, उनमें अधिकार लंबवत नहीं चलते। इसमें क्या है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रत्येक कार्य को छोटे छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक छोटे कार्य के लिए हम कहते हैं प्रत्येक भाग के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया जाता है, और वो भी किस रूप में, अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि वो अपने निर्णय ले सके और स्पेशल निर्णयों को या विशिष्ट अपने निर्णयों को लागू भी कर सके। इससे क्या होता है, इस प्रकार के संगठन में पूरी तरह विशेषज्ञता के या स्पेशलाइजेशन के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, परियोजना संगठन। परियोजना संगठन क्या है, आइए समझते हैं कि किसी भी परियोजना जो हमें विशेष कार्य करना है, कोई परियोजना हमने बनाई है, उसको पूरा करने के लिए बनाया गया ये एक संगठन है। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों की और विशेषज्ञों की जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम बना ली जाती है। अगर बहुत बड़ा आपकी संस्था है तो उसमें अलग अलग विभागों से कर्मचारी और विशेषज्ञ लिए जाते हैं अथवा अलग से नियुक्त किए जा सकते हैं, और कभी कभी इसमें विशेषज्ञों को हम जो बाहर से भी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना प्रबंधक जो है इन सभी व्यक्तियों की सेवाएं लेते हुए परियोजना संगठन का निर्माण करता है और उसके माध्यम से परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और जब परियोजना पूरी हो जाती है तो यदि अलग अलग विभागों से व्यक्ति लिए गए हैं तो उन्हें वापस विभागों में भेज दिया जाता है, अन्यथा वो परियोजना अगर व्यक्ति नियुक्त किए हैं तो वो परियोजना समाप्त होने पर संगठन को भी बंद कर दिया जाता है या अपने कहते हैं समाप्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार के परियोजनाएं जैसे अपने कोई स्टील प्लांट लगाना है या सीमेंट प्लांट लगाना है या कोई बड़ा भवन बनाना है, बांध बनाना है, इस प्रकार की परियोजना में इस प्रकार के संगठन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स या ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन।
इसको कहते हैं मैट्रिक्स या ग्रिड संगठन। ये भी एक ऐसी संगठन संरचना है जिसमें कि ये कहा जाता है कि संगठन संरचना में इसमें विभागीय जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और परियोजना संगठन जो हमने देखा है, इन दोनों को मिश्रित रूप से यहाँ बनाया जाता है। या ये कह दें कि इस संगठन संरचना के निर्माण के लिए प्रत्येक जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनमें से कुछ विशेषज्ञों को चुना जाता है और इसमें कई तरह के परियोजना के प्रोजेक्ट होते हैं और उन प्रोजेक्ट के लिए फिर प्रत्येक विभाग में या प्रत्येक परियोजना के लिए विशेषज्ञों के अलग अलग समूह बनाए जाते हैं और ये जो समूह होते हैं इनको परियोजना दी गई है उसके संबंध में अपने कार्य करते हैं, अपना संगठन निर्माण करते हैं और उस परियोजना के दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करते हैं। और इस प्रकार के संगठन में क्या प्रमुख लाभ है कि इसके अंतर्गत एक तो प्रत्येक परियोजना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। मैट्रिक्स या ग्रिड में कई प्रकार की मैंने बताया परियोजनाएं संचालित की जा सकती हैं। दूसरा, इसमें विशेषज्ञों की सेवाओं का खूब लाभ उठाया जाता है और इसके साथ साथ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनको आसान होता है, समन्वय बिठाने में सुविधा रहती है। इसी प्रकार इसमें लागतों का और ग्राहकों की आवश्यकताओं का आसानी से एडजस्टमेंट बिठाया जा सकता है और जो उच्च प्रबंधक होते हैं उन्हें छोटे छोटे कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं देना पड़ता, जिससे वो पॉलिसी मैटर पर अधिक समय दे सकते हैं। और स्टूडेंट लास्ट इसमें आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन। जैसा कि अपने देखते हैं किसी समस्या विशेष किसी कार्य विशेष को लेकर संस्था के विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों की योग्यता प्राप्त या अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की एक समिति बना दी जाती है और उसे विशेष कार्य सौंप दिया जाता है और उसके माध्यम से उस कार्य को पूरा करवाया जाता है। आजकल ज़्यादातर संस्था में जो अचानक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे समाधान के लिए इस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर संगठन संरचना। धन्यवाद।